नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हमारे देश में महिला सम्मान और महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बातें तो हर नेता करता है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती है, लेकिन जब इसको लेकर के एक्शन लेना हो या फिर इस पर कोई बड़ा संदेश देना हो, तो फिर तुरंत उससे मुंह मोड़ लिया जाता है और उसमें सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो बलात्कारी है उनके साथ खड़ी हुई है, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे बलात्कारी राम रहीम हो। और अब उसमें उसके एक और नेता जो उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दे दी है, भाजपा का जो पूर्व विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा उसको मिली हुई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया है और जमानत दे दी गई। और ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं है, ये पूरे परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। रेप कांड का जो आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, वो जमानत पर आज बाहर है। और सवाल ये नहीं है कि उसे जमानत कैसे मिली, सवाल ये है कि उस परिवार को अब क्या जवाब दिया जाएगा, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, जिस लड़की के साथ दरिंदगी हुई, उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, बुआ और वकील सड़क हादसे में मारे गए, खुद पीड़िता के शरीर में 100 से ज्यादा टांके लगे और हड्डियां टूट गई, 6 महीने तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से लड़ती रही। और आज वही लड़की सड़कों पर खड़ी होकर सवाल पूछ रही है कि क्या मुझे इंसाफ मिलेगा या मुझे मर जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जब पीड़िता और उसकी माँ जो महिला अधिकारी है और जो महिला अधिकार की कार्यकर्ता है, इंडिया गेट पर जब आवाज उठाने के लिए पहुंचे तो उन्हें सुना नहीं गया, बल्कि उनको घसीट करके ले जाया गया। वहां से जो पुलिस है वो इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। और क्या यही सिस्टम है जो कहता है कि बेटी बचाओ, क्या यही न्याय है? और आज सवाल कोर्ट से ज्यादा हमारी न्याय व्यवस्था से है, जो ताकतवर के लिए नरम और पीड़िता के लिए बेरहम साबित हो रही है। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर किलस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, हम कल से देख रहे हैं कि खबर सबसे ज्यादा जो चर्चा में है कि जिस प्रकार से कुलदीप सिंह सेंगर जो कि रेप का आरोपी था और उसके बाद जो उन्नाव रेप केस काफी ज्यादा चर्चित रहा था, उसको उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सजा को निलंबित ही कर दिया और साथ ही साथ जमानत भी दे दी। और जो शर्तें लगाई हैं वो भी इतनी बेकार सी शर्तें हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इसके खिलाफ जब इसका विरोध करने के लिए खुद रेप पीड़िता और उसकी माँ जब दिल्ली के इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने के लिए पहुंची, उनके साथ ही जो महिला अधिकारों की जो कार्यकर्ता हैं योगिता भयाना, वो भी उनके साथ इंडिया गेट पर पहुंची। तब उनके लिए जब आवाज उठाई तो पुलिस उनको जबरन घसीटते हुए ले गई। किस प्रकार का व्यवहार किया, क्या कहा है पीड़िता ने, क्या कहा योगिता भयाना ने, पहले हम सबका वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम है कैरिड अवे बाय द पुलिस इनटू द सीआरपीएफ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? परिवार वाले लोग हैं, लोगों को फिलहाल इंडिया गेट के बाहर चलो पीछे चलो। नहीं बैठेंगे, पीछे नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, पीछे दादा क्या नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, पीछे हटो ना। अरे नहीं, हमारी गाड़ी है, नहीं, हमारी गाड़ी नहीं है, दादा पीछे हटो। सकते हैं कहीं पे, यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे बलात्कार इस देश में कहीं भी हो सकता है, यहाँ नहीं होगा। हो सकते हैं कहीं पे, यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे बलात्कार इस देश में कहीं भी हो सकता है। मुश्किलों का सामना किया है और न्याय कैसे मिला है ये तो हम सबको पता है। न्याय मतलब छीना गया था लिटरली। जिस तरह से हिम्मत रखी है इन लोगों ने, जहाँ पर पूरा का पूरा परिवार इन्होंने ख़त्म कर दिया गुंडागर्दी में, और क्योंकि विधायक था ये, वो भी एक पर्टिकुलर पावरफुल पार्टी का, तो मुझे लगता है जिस तरह से इन्होंने न्याय लिया वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल थी। पर अब क्या हुआ, अब ऐसा क्या हो गया कि जो न्याय मिला था वो छिन गया इनसे और आज पूरा फैसला पलट गया और आज उसको बरी कर दिया गया। तो ये क्या है, मतलब ये कोई
मजाक है क्या? हमारी बेटियों की इज्जत यही बन के रह गई है क्या? ये एक प्रोपेगेंडा ही बन के रह गया है कि हाँ बेटी को बचाओ, बेटी को बढ़ाओ? कैसे? मतलब जहाँ पर दरिंदों को आप बेल दे देते हैं और अच्छे इनोसेंट इंसान जो इनके चाचा हैं उनको आप दबाव दे के जेल में डाल देते हैं, बिना उनको बेल नहीं मिल रही है। इनोसेंट लोग जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है, यहाँ रेपिस्ट को बाहर आप भेज रहे हैं। तो ये किस तरह का न्याय है? क्या व्यवस्था है? कि मुझे लगता है कि मजाक बना के रखा हुआ है हमारे समाज ने, ये समाज का उन्होंने, कि मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी। कोई फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। पूरी फिल्म की जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, वो फालतू जैसी धुरंधर फिल्म देखने की जरूरत नहीं है जहाँ पे सिर्फ मार धाड़ बकवास दिखाई है, कोई प्रोपेगेंडा दिखाया है। यहाँ पर रियल लाइफ में ये हो रहा है। कितने लोग खड़े हैं, लोग हॉल में बुक करके फालतू की फिल्म देखने जा रहे हैं जहाँ पर क्राइम को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा है, पर कोई इनके साथ यहाँ पर नहीं बैठा है। यहाँ पे रियल लाइफ में इनके साथ इतना गलत हो गया, कौन आया इनके साथ यहाँ बैठने के लिए? आप मुझे बताइए। लंबे समय से परिवार के साथ जुड़े हैं, क्या कुलदीप सेंगर के बाहर आने से खतरा महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल है, इनको पूरा खतरा है। और खतरा सिर्फ बोलने का नहीं है, इनके परिवार की हत्या कर दी गई है। आपने देखा, पिता को कस्टडी में मार दिया, वकील को गाड़ी से उड़वा दिया, इनको गाड़ी से उड़वा दिया। आज की डेट में इनकी टांग पूरी रॉड डली हुई है, हाथ में रॉड डली हुई है, 200-250 टांके आए हैं, इनको पूरा फेस कटा हुआ है इनका। 6 महीने अस्पताल रही, वेंटिलेटर पर रही है। तो मजाक है क्या ये? तो पहले भी उसने कोशिश की है मरवाने की, तो इसकी किस्मत अच्छी थी, तो बुआ और इसकी वो सब लोग मर गए, वकील मर गया, पिता मर गया, तो जान का खतरा तो है ही ना। रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था, और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। लेकिन मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा, और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में तो मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको खत्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और जिंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मैं बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूंगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूंगी। ये हमारे देश का कानून है, मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को। तो आपने सुना सर, ये पीड़िता का बयान था, और इसके पहले योगिता भयाना का बयान भी आपने सुना। वो तस्वीरें देखी जो जिस प्रकार से बर्बरता तरीके से ले जाया जा रहा है उन लोगों को, और ये रेप पीड़िता के साथ इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। और ये कहीं और की नहीं बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीरें हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस उठा करके इस बिटिया को लेकर के चली गई, और वो उस बेटी को जो दरिंदगी का शिकार हुई है, और इस मामले में जो आरोपी है, जो जिसको दोषी करार दिया गया था, कुलदीप सिंह सेंगर, बीजेपी का बड़ा नेता विधायक था, लेकिन जो है उसकी सजा को जो है निरस्त कर दिया गया, और अब वो जमानत पर जेल से बाहर है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार की ये बर्बरता हुई थी और इसके परिवार के साथ कैसे क्या हो गया। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, इतने लोग जो है अभी भी इसके चाचा जेल में हैं, और जो आरोपी है उसको बाहर कर दिया गया। इस फैसले को लेकर के आप इसको कैसे देखते हैं सर?
जय संविधान। देखो निधि, मुझे बचपन से अपने भारतवर्ष पे, भारतवर्ष के इतिहास पे, अपने संस्कार, अपने सभ्यता पे मुझे बहुत ज्यादा गर्व था। केवल जब मेरा युवा काल था, इमरजेंसी के 2 साल, मुझे लगा कि मेरे इस महान देश को हो क्या गया है। और पिछले 11 साल से मुझे लग रहा है कि मेरा देश, जिसमें मैं इतना गर्व करता हूं और जिसको अपने मां समान मानता हूं, इस देश को हो क्या गया है। ये तो देश इतना बड़ा ढोंगी और पाखंडी और दुष्टों का राष्ट्र बन गया है, कहना अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ है, मेरी भारत माता है, लेकिन जिस प्रकार का ये देश बन गया, जो मोहन भागवत ने कहा, सत्य कुछ नहीं होता, असली चीज होती है ताकत। ताकतवर अगर गलत बात भी बोलता है तो लोग उसको स्वीकार करते हैं, और कमजोर आदमी अगर सत्य भी बोलता है लोग उसको अस्वीकार करते हैं। बात तो सही है। अच्छा, हम लोग की जो लड़ाई है वो है सत्य की लड़ाई, क्योंकि हम मानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हम ये मानते हैं सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, अब आप ये सोचिए, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाया जाता है। ये जो लड़की है, जिस परिवार की लड़की है, ये भी राजपूत है, ये भी हिंदू है, ये भी सिंगर साहब की रिलेशन है, लेकिन यहाँ हिंदुओं पे किस प्रकार का अत्याचार कर रहा है, घर के लोगों की हत्या करा दे रहा है। अच्छा, उसे बेल मिल जाती है, इनके चाचा को बेल नहीं मिलती। उधर सोनम वांगचुक जो है वो जेल चले जाते हैं। अमिताभ ठाकुर जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको 20 साल पुराने केस में कि उनको कोई लैंड अलॉट हुई थी, जिसको वो कहते हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उस मामले में उनको जेल भेज दिया जाता है। स्टेशन से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे बहुत बड़े खूंखार क्रिमिनल हो। सिविल केस था, सिविल केस में इस प्रकार के अरेस्ट होने की कोई बात नहीं। तो देखिए, बेसिक पॉइंट ये है कि हमारे देश के, लेकिन अब देश में शर्म भी आती है कि हमारे देश, जिसको हम सोचते थे महात्मा गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है, अशफाकुल्ला खां का देश है, हम लोग इतने बेशर्म हैं कि हम लोग जाके पिक्चर हॉल के अंदर धुरंधर देख रहे हैं। ये योगिता संगीत जो भयाना है, ये भी हिंदू हैं, ये कोई मुसलमान तो है नहीं। जो बेटियां जिनको घसीटा जा रहा है, ये भी हिंदू हैं, कोई मुसलमान तो है नहीं। तो ये देश के किस तरफ इसको ले जा रहे हैं। और ये देखिए, एक चीज होती है देश की जनता, जब देश के युवा और देश के लोग एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह काम करते हैं कि जहां ज्यादा दबाव बनता है वो सरकार पे दबाव बनाते हैं, सरकार झुकती है और विस्फोट होने से बच जाता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। अब देश के अंदर देखिए हो क्या रहा है। आपने देखा था कि हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ। पहलवान बेटी को जो गोल्ड और सिल्वर जीत रही थी, जानबूझ के उसको हरवा दिया गया। प्रोटेस्ट भी नहीं किया गया, ये भी नहीं कहा गया कि वो बीमार पड़ गई है, बीमार पड़ जाती तो उसको सिल्वर मिल जाता। वहां पे उसको ओवरवेट करा के उसको वंचित कर दिया। उन बेटियों के साथ होते हुए आपने देखा, आपने लखीमपुर में देखा, आपने बिजनौर में देखा, आपने उन्नाव में जो इस बेटी के साथ हुआ वो देखा, आप हर जगह देख रहे हैं। अच्छा, उधर वो नीतीश कुमार हैं, एक मुख्यमंत्री प्रदेश के। मतलब कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि आप जबरन किसी बेटी को, किसी महिला को, किसी अपनी घर की बच्ची को इस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं क्या? जबरदस्ती उसको बता सकते हैं क्या? किसी सरदार की पगड़ी उतार सकते हैं क्या? किसी ब्राह्मण की चोटी काट सकते हैं? क्या किसी के जनेऊ निकाल सकते हैं क्या? क्या आप चाहते हैं देश के अंदर इस प्रकार की अराजकता पैदा हो जाए? पूरे ओआईसी कंट्रीज जो कि हमारे साथ, भारतवर्ष के साथ अनादि काल से थे, हमेशा ओआईसी कंट्रीज ने, मुस्लिम कंट्रीज ने भारतवर्ष का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ कभी नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में भारत के खिलाफ आवाज उठने लगी है। आप टीपू सुल्तान के खिलाफ इसलिए हैं, आप इसलिए उसको गाली देते हैं, इसलिए गाली नहीं देते हैं कि वो मुसलमान था, इसलिए गाली देते हैं कि वहां पे उस जमाने में जो ये मनुवादी व्यवस्था थी, उसमें स्त्रियों के वक्ष को ढकने पे टैक्स लगाया गया था, जिसको टीपू सुल्तान ने खत्म कराया था। तो ये वास्तविकता की लड़ाई जो है, ये लड़ाई न केवल दलितों के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, क्रिश्चियन और मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि ये उन सवर्णों के खिलाफ भी है जो गरीब है। ये पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है पूंजीवाद की तरफ कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से सरेंडर हो गई है।
अच्छा, हमें आशा किससे होती है, देश की जनता को आशा किससे होती है, न्यायालय से होती है। ये तो चलिए भगवान का शुक्र है कि जो अखलाक के मामले में कोर्ट ने केस को बंद करने की इजाजत नहीं दी, वरना वो भी हो जाता। सोनम वांगचुक जेल में पड़े हुए हैं, हमारी देश की जनता इतनी निर्लज्ज जनता है, सोनम वांगचुक को भूल गई, अमिताभ ठाकुर को भूल जाएगी, लोग संघर्ष करना भूल जाएंगे। लोग कहेंगे कि जवैया जनता को कोई अंतर ही नहीं पड़ता, वो जाके धुरंधर देखने में इंटरेस्टेड हैं और वो बाजार में घूमने में इंटरेस्टेड हैं और रील बनाने में इंटरेस्टेड हैं। सीएजी बताती है कि हमारे देश के अंदर, स्किल इंडिया के अंदर 60% बच्चों को पैसा ही नहीं मिला, उनके खाते ही तक नहीं पैसा पहुंचा। ये नहीं पता कौन ट्रेनर है, कौन ट्रेनी है, किसको पैसा मिला, कहां मिला, बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं है, आधार कार्ड के नंबर पे दे दिया, किसको दे दिया, कोई ट्रेस नहीं हो रहा। 70,000 करोड़ का मसला बिहार के अंदर हुआ, आज तक नहीं पता चला, जो सीएजी ने बताया। यही काम अगर कांग्रेस के जमाने में हो जाता, सारा का सारा गोदी मीडिया कूद पड़ता। तो देखिए, मैं तो निधि, देखो एक स्पष्ट बात है, मैं इस सब चीजों का दोषी तुम्हारी फ्रेटर्निटी को, तुम्हारे जो ये समाज है ना, परिवार। मैं तो चलिए एक अध्यापक हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन सबसे ज्यादा निर्लज्ज अगर कोई कौम आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है तो पत्रकारों की है। और पत्रकारों ने इस देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने में सबसे बड़ा रोल अदा किया है। तुम पत्रकार हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पत्रकारों की मैं खुलेआम भर्त्सना करता हूं। इन लोगों ने देश को बर्बाद करके छोड़ दिया है और ये बात सही है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत थी, हमारे देश की एकता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता, दलित और आदिवासियों के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना के सबको सुरक्षा प्रदान की थी, वो पूरी तरह से धूमिल हो रही है। और मेरे को अपने देश की चिंता है, अपनी भारत माता की चिंता है, इसीलिए आज मैं क्रोध में हूं। बिल्कुल सर, और बात ही इस प्रकार की है कि इतना घिनौना अपराध करने वाले के ऊपर 15 लाख के मुचलके पर उसको जमानत मिल जाती है। शर्तें लगाई जाती है कि पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहिएगा और पुलिस के सामने हाजिर होना है और किसी भी शर्त की उल्लंघन पर जमानत रद्द हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसको जमानत मिल कैसे गई, और ये कोई पहली बार तो है नहीं। इसी तरीके के अपराधों में दोषी आसाराम बापू बाहर है, इसी तरीके के आरोपों में जो दोषी है गुरमीत राम रहीम, वो भी आए दिन पैरोल पर बाहर आते रहते हैं। और अब जो है बीजेपी के जो पूर्व विधायक रहा है कुलदीप सिंह सेंगर, अब उसको बाहर कर दिया गया और उससे कहा गया है कि 5 किलोमीटर आप दूर रहिएगा। ये किस प्रकार की शर्त लगाई है सर कोर्ट ने कि वो तो दूर रहेगा 5 किलोमीटर, उसके जो सहयोगी, जैसे कि अभी योगिता भयाने ने बात की, जितने भी उसके गुंडे हैं और जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमला किया होगा, जिन्होंने अब कुछ भी कर सकते हैं, अब तो वो बाहर है, तो उनका क्या, उनको कैसे कोर्ट कहेगी कि दूर रहिएगा आप पीड़िता से? भाई देखो, यही मुश्किल है। ये सारा का सारा दोष एक तो पत्रकारों का है और दूसरा हमारे समाज का है। ये तो योगिता भयाना जैसी निर्भीक लड़की है, लड़ाका लड़की है, लेकिन इसको भी उसी प्रकार से निपटा दिया जाएगा जैसे कि बड़े बड़े क्रांतिकारियों को निपटा दिया गया, और उनका नाम लेवा नहीं बचेगा, समाज उसके बारे में बात नहीं करेगा, कोई टीवी चैनल उसके बारे में बात नहीं करेगा, लोग उसको भूल जाएंगे। अरे कम से कम हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, हम लोग इतने बेशरम तो नहीं थे कि हम अपने पंडित चंद्रशेखर आजाद को भूल गए हों, हम अशफाकुल्ला खां को भूल गए हों, सरदार भगत सिंह को भूल गए हों। अरे ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो कि बेचारी एक पत्नी और एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व के अंदर बिठाया, 4 महीने से वो जेल के अंदर है और जनता उसको भूल गई, समाज उसको भूल गया। इंडिगो के अंदर जैसे देश के यात्रियों के साथ अत्याचार हुआ और 3-4 नए लाइसेंस दे दिए गए, वो एनओसी दे दिया गया है, लाइसेंस नहीं, 2-3 नई एयरलाइंस को एनओसी दे दिया गया है। और आप देख लीजिएगा, वो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसको बाद में राष्ट्रीय सेठ ले लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे और बहुत सारे प्लेन्स आ जाएंगे, इंडिगो बाहर हो जाएगा, कंपनी ऊपर हो जाएगी, फिर वो इंडिगो को खरीद लेंगे और शेयर में लाखों करोड़ों रुपए बना लेंगे। अरावली को, अरे सचिन पायलट को क्या हो गया है भाई? सचिन पायलट की तो उम्र कम है। राजस्थान आज के तारीख में, राजस्थान का बच्चा बच्चा पुकार रहा है कि अरावली बचाओ, हमारे देश के पर्यावरण को बचाओ। और सचिन पायलट युवा हैं, सचिन पायलट क्या एक आंदोलन को लीड नहीं कर सकते? क्या वो लाखों आदिवासी बेचारे अपने बलबूते पे, अपने पैसे से देश के कोने कोने से आ रहे हैं? तो ये हमारे देश के जो ये युवा नेता हैं, क्या अगर इनको नेता बनने का शौक है तो ये इसको लीड क्यों नहीं कर सकते? आप अमेरिका चले जाएंगे, मैक्सिको चले जाएंगे, क्यूबा चले जाएंगे, ब्राजील चले जाएंगे, वहां जाके भाषण दे देंगे। अरे हमारे देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसके लिए आप आगे क्यों नहीं आते? जनता इंतजार में खड़ी हुई है।
मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के अंदर अरावली को बचाने के लिए कितनी व्यग्रता है, लाखों लोग उसके समर्थन में खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ही सड़क पे निकलने को तैयार नहीं है। तो जनता क्या करे? चुनाव आयोग बिक गया है, पैसे वाले बिक गए हैं, गुंडे बदमाश उनकी तरफ हैं। जनता जो है डर रही है क्योंकि फर्जी केस में अंदर कर देंगे, और ये भी जानती है समाज आपको भूल भी जाएगा। कम से कम हमारे पुरखों को ये तो था। देखिए, इंदिरा जी के जमाने में इमरजेंसी में जो जेल गए बड़े नेता बन गए। इमरजेंसी में जो जेल गया नेता बन गया, क्योंकि लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज किया। आज के तारीख में निधि, मान लो एक मध्यम वर्ग का आदमी अगर समाज के लिए त्याग करके जेल भी चला जाता है, क्या उसके बाद नेता बन सकता है? 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है क्या एक इलेक्शन में? अरे पैसा ही नहीं है यार, हम तो 10 आदमी को चाय नहीं मिला सकते, हम इलेक्शन क्या लड़ेंगे? हमारी इतनी औकात नहीं है कि 10 आदमी को चाय पिलाने के लिए हमारे पास पैसा हो। अब वो नहीं करेंगे तो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह वीके मेहरोत्रा से इलेक्शन हार गए थे ना दिल्ली साउथ का। क्यों हारे थे? मनमोहन सिंह को दारू बटाने के लिए उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं बांटूंगा। वीके मेहरोत्रा जीत गए, मनमोहन सिंह को उन्होंने हरा दिया। तो जब ऐसा समाज बन रहा है, अच्छा जिनको सबसे ज्यादा परेशानी होनी चाहिए, निम्न मध्यम वर्ग को, अरे आपको 5 किलो अनाज देते हैं महाराज, जो 1 लीटर पेट्रोल खर्च करने में आपको 40 रुपए का टैक्स सरकार को देती हैं आप निधि, जो अपनी स्कूटी लेके आती हैं आप 4 PM के ऑफिस में। 40 रुपए का 1 लीटर पे आप टैक्स देती हैं, और उतने ही का आपको अनाज मिलता है। आपको तो नहीं मिलता, जिनको भी मिलता है। माने बस के फेयर बढ़ा दो, रेल के फेयर अभी बढ़ाए गए हैं, जीएसटी लगा दो, टोल टैक्स लगा दो, ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो, 5 किलो अनाज दे दो। इलेक्शन के पहले 10,000 रुपए दे दो, 2,500 रुपए दे दो, बाद में उसे वसूल लो। उनकी झुग्गियां तोड़ दो, उनकी दुकानें तोड़ दो। चुनाव आयोग आपके पास है, ये चाटुकार पत्रकार आपके पास हैं, उनको पैसा दो, उनको डराओ, ज्यादा बोले तो जेल के अंदर डालो, और उसके बाद देश के अंदर ये चलाओ। तो ये देश को क्या तोड़ने के चक्कर में है? देश को कमजोर क्यों कर रहे हैं? हमारे जैसे लोगों को ये चिंता है? मेरी भारत माता को क्या बिल्कुल उस स्थिति में पहुंचा देंगे जैसे इन्होंने 1947 में बंटवारा कराया हिंदू मुसलमान करके? नैरेटिव हिंदू मुसलमान का था। अच्छा, फिर वो चल गया मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति के हिसाब से देश चलेगा कि मनुस्मृति के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे। अरे भैया, सीधी सी बात है, ये देश चलेगा, अगर चलेगा तो ये संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। तुम्हारी धर्म और जाति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। घर के रिचुअल्स के लिए, शादी करने के लिए अब धर्म जाति का उपयोग करना चाहो करो, लेकिन इसके अलावा न कोई उच्च है, न कोई नीच है, न कोई छूत है, न कोई अछूत है, सब बराबर हैं। ये देश का संविधान जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, वो हमारे देश के अंदर, उसको भी नष्ट किया जा रहा है। उसको भी आरटीआई को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सीसी कह रहा है कि अपनी डिग्री दिखाइए, कोर्ट कह रहा है डिग्री दिखाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आरटीआई की और सीसी की जरूरत क्या है भाई? और डिग्री आप क्यों नहीं दिखाएंगे? मतलब ये बिल्कुल मेरे देश के बारे में जो मेरे बचपन से गर्वित होता था, मैं 2 साल उधर में दुखी हुआ और 11 साल से इधर दुखी। और सर, इस देश में जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं बेटियों के खिलाफ, वो तो सबसे ज्यादा भयावह है। और अब जिस प्रकार से ये जो लड़की है वो अपने खिलाफ हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ती रही, उसने कितना कुछ खो दिया, समाज से लड़ी, अपनों से लड़ी, और अपने लिए आखिरकार इतनी मुश्किल से उसको न्याय मिला था। और उस पर जो जिसने उस पर अत्याचार किया था, अब उसको जमानत मिल गई। तो जब वो शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठी हुई थी, तब उसको इस प्रकार से जबरन पुलिस उठा करके ले जाती है। और उसके बाद जब उठा करके ले जाती है, ये तो कल रात का सीन था, आज सुबह क्या हुआ उसने खुद बताया है फोन पर। मैं छोटा सा वीडियो दिखा। तुरंत देर नहीं लगेगी। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? और तुम्हारी मम्मी को तो रास्ते में उन्होंने सड़क पे फेंक दिया, ऐसे जैसे कि वही तो यही चीज है ना। बताओ मैम, मैं क्या करूं? मुझे घर लेके जा रहा है, मैं घर कैसे जाऊं? मुझे सर बुला रहे हैं, सनावर सर बुला रहे हैं, आके साइन करो, आज कोर्ट ओपन है, मैं लगाऊंगा कोर्ट में। बताओ इनकी पार्टी का मैं चलूंगी सर। बात करेंगे नहीं करेंगे? आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे? आप वकील मान जाऊं कि ना जाऊं? आप देखो सर, मैं नहीं जा, अब न्याय लेने के लिए वकील के पास भी नहीं जा सकती हो? मैं नहीं जा सकती हूँ।
कोई ऑर्डर नहीं है, उनको बोलो दिखाएं ऑर्डर हमें। नहीं, उनको बोलो ऑर्डर दिखाएं। आप उतर जाओ, आप गाड़ी से उतर जाओ, बोलो हमें नहीं जाना, गाड़ी से उतर जाओ। रेड लाइट पे सुनो, रेड लाइट पे गाड़ी का बटन दबाओ और उतर जाओ। आप लाल बत्ती पे आप वो करो, लाल बत्ती पे आप वो कर दो, आप गाड़ी का दरवाजा खोल के उतर जाओ, ठीक है? लाल बस पहुंच ही रहे। हाँ तो बोलो मुझे उतरना है, मुझे वकील से मिलना है, मैं अपना न्याय कैसे लूंगी? ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये चाह ही नहीं रहे आप साइन करो। अभी तुम गाड़ी से उतरने की कोशिश करो, इन्हें बोलो मुझे वकील के पास, ये मेरा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता है, वकील से इनकी बात कराओ। आप वकील से इनकी बात कराओ। मेरे आप बच्चे ले और लेना गोल चक्कर के पास सब्जी मंडी पर। किसी बात कर रहे हैं मैम, ये लोग अपने अधिकारी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप अपने इनसे ऑर्डर मांगो, कौन सा ऑर्डर है? वही जी मैं इनसे ऑर्डर मांगूंगी। सर मुझे ऑर्डर दिखाइए, सुरक्षा अभी चाहिए, अभी चाहिए, नहीं तो बोलो अभी 112 नंबर पे कॉल करो, मुझे बोलो मुझे बंदी बनाया जा रहा है, तुम 112 नंबर सुनो, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। आप 112 नंबर पे फोन करो, सर गोल चक्कर 112 नंबर पे फोन करो, पुलिस को फोन करो कि मुझे मदद बस आ रहे चाहिए, हैं, मुझे बेटा। बंदी बनाया भैया है, बात कर मुझे। लो। तो सर आपने देखा कि पीड़िता को किस प्रकार से जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और बताया किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। और मुझे नहीं समझ में आता कि इस जो पीड़िता है उसका पति भी कह रहा है कि भाई मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, मैं पीड़िता भी कह रही है कि मुझे ही मर जाना चाहिए जब आरोपी जमानत पर बाहर है। तो अगर इसको कुछ हो गया, पीड़िता को कुछ हो गया या फिर उसके पति या उसके बच्चों को, तो फिर क्या गृह मंत्रालय जिम्मेदारी लेगा? जो गृह मंत्रालय ने इस प्रकार से बंदी बनाने का आदेश दिया है क्या? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कह देंगे पागल थे, आत्महत्या। देखिए आत्महत्या तो किसी चीज का निदान नहीं है, आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए। अरे हारो मरो यार, लड़के मरो ना, जैसे हमारे देश के शहीद मरे थे, लड़के मरे थे। और ये भी मैं जानता हूं समाज जो है बिल्कुल निकम्मा और निखट्टा, बिल्कुल दुष्ट समाज हमारे देश का हो गया है। इस प्रकार से बेटियों को, और वो बेटी चिल्लाती रहेगी, उसको कहीं मार मूर देंगे, कह देंगे कि वो दौड़ रही थी, बंदूक निकाल ली थी, इसलिए एनकाउंटर हो गया, हमने उसको गोली मार दी। देखिए ये इस प्रकार की स्थिति तो हमने इमरजेंसी में भी नहीं देखी थी। और ये तो कोने कोने में आज के, यही कारण है देश के अंदर दहशत है। और हमारा जो जेंजी है ये भी इतना दुष्ट जेंजी है, इनको रील बनाने में लगे हुए हैं, अपना फोटोग्राफी करते हैं, अपना, अरे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मेरी तो चलिए उम्र हो गई, मुझे अपना भविष्य नहीं देखना है, मुझे इन युवाओं का भविष्य देखना है। इनको ये युवा नहीं समझ में आ रहा है कि अरावली को काट के ये मिनरल्स निकाल लेंगे और राष्ट्रीय सेठ को सब कुछ दे देंगे। इन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता दिल्ली डेजर्ट बन जाए आज से 40-50 साल के बाद। इन्हें केवल पैसा कमाना है और पैसा कमा के विदेश में बस जाएंगे। आधे दिन तो ये विदेश में ही यात्रा करते रहते हैं, आनंद करते रहते हैं। बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के वाइस चेयरमैन होते हैं, दुबई और लंदन में उनकी कोठियां बनी होती हैं। मैं तो जनजी से निवेदन करता हूं, जितने मंत्री और विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके बच्चों की लोकेशन देख लें, वो कहां कहां है। आधे से ज्यादा विदेश के अंदर है। हमारे देश के जो बहुत बड़े एक विशेषज्ञ हैं सुरक्षा के, उनका बेटा भारत का नेशनल ही नहीं है, ही इज नॉट ए इंडियन नेशनल। सोनिया गांधी को आरोपित बनाते हैं हमारे देश के बहुत बड़े मंत्री जो हैं, उनकी पत्नी भी विदेशी है और कहते हैं विदेशी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये हमारे देश के इस युवा को, क्योंकि हम युवा थे, हमने इमरजेंसी में इंदिरा जी का विरोध किया था, हमें जो करना था हमने कर लिया। हमारे माता पिता ने, हमारे बाबा दादा ने अंग्रेजों का मुखालफत की थी। कई मामले में इस जनरेशन को मैं अच्छा मानता हूं, लेकिन इस मामले में कि इतनी निकम्मी और दुष्ट समाज हमारे देश का हो गया है, किसी को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, केवल झूठ फरेब, झूठ फरेब, झूठ फरेब। अरे बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं निधि, और गोदी मीडिया नैरेटिव क्या बना रहा है? ममता दीदी कुछ नहीं कर रही, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। अरे यार विपक्ष इस पे क्या करेगा? ममता दीदी क्या करेंगी? मैं चैनल में कल गया था डिस्कशन में, टीएमसी के भी वहां पे स्वयं पुरोहित जो है रिप्रेजेंटेटिव थे। भाई वो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि बांग्लादेश को टैकल करो।
इंदिरा जी ने टैकल किया था ना बांग्लादेश को, जब वहां पे अत्याचार हो रहा था। हमारे हिंदू भाई बहनों पे अत्याचार हो रहा है, फिनलैंड में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। हमारे देश के राजनीतिक कुछ और कहते हैं अपोजिशन कुछ नहीं कर रहा है। आप क्यों नहीं बोलते, ममता बनर्जी क्यों नहीं बोलते, स्वयं पुरोहित क्यों नहीं बोलते, अखिल स्वामी क्यों नहीं बोलते? अरे भैया, हम तो बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे हिंदू भाई बहनों को बचाओ, उन्हें जिस प्रकार से बांग्लादेश में मारा जा रहा है उनकी रक्षा करो। लेकिन एक टिप्पणी करने को कोई तैयार नहीं है सरकार का। केवल जंगल उजाड़ दो, मकान तोड़ दो, झुग्गियां तोड़ दो, चुनाव आयोग से रिक करा दो, ब्राजीलियन मॉडल से वोट डलवा दो। और ये एक कल उसी चैनल में ये भी बात हुई। भाई निधि, तुम खुद बताओ यार, तुम अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो इलेक्शन के समय, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है फोटो से मिलान करना जिसका नाम है वहां पर। अगर मैं वहां एक 74 साल 73 साल का आदमी वोट देने जाऊंगा और पुरुष हूं और वहां पे निधि तिवारी की फोटो लगी हुई है, तो मैं क्या वोट दे सकता हूं? बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, मैं वोट दे सकता हूं क्या? प्रेसाइडिंग ऑफिसर मुझे वोट देने का क्या, वो चेहरा मिलान नहीं करता है क्या? वो कह रहे नहीं, ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट थे, 22 वोट पड़े, लेकिन जिनके नाम थे, जिनका एड्रेस था, वो जेन्युइन थी, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो थी, तो क्या हो गया, वोट दे दिया उन्होंने। अरे वोट दे ही नहीं सकती, इलीगल है ये, पूरा का पूरा इलेक्शन इनवैलिड होता है। केवल एक मुद्दे पे पूरा इलेक्शन इनवैलिड होता है। आसाम के अंदर एसआईआर नहीं हो रही, बंगाल के अंदर एसआईआर हो रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। अरावली तोड़ी जा रही है, एनवायरमेंट की ऐसी की तैसी हो गई है, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। तो भैया, मैं ही हम बुढ़ों का ही ये कर्तव्य थोड़ी है कि अपने देश की चिंता करें। अगर हमारे देश के तुम्हारी पीढ़ियों की ये चिंता नहीं है, तुम युवाओं की ये चिंता नहीं है, तो जाओ यार, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने अपने समय में लड़ाई लड़ ली थी, अब तुम्हें नहीं लड़नी है, तुम जानो, तुम्हारा भविष्य तुम जानो। और सर, जिस प्रकार से आजकल देश में हो रहा है, वाकई में आपने सही कहा, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हो, हर चीज में जिस प्रकार से ये सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है, इस पर सवाल खड़े होते हैं और ये भी चिंता का विषय बन जाता है कि आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।